गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 जो कि है परमाणु नाभिक, इसके भाग 2 में चले आए हैं। हमने पहला जो भाग था उसमें हमने समझा था कि रेडियोधर्मिता क्या है एवं हमने अल्फा बीटा एवं गामा किरणों के बारे में पढ़ा एवं उनके प्रकृति एवं नेचर को जाना। आज हम लोग भाग 2 में चले आते हैं जहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, अब देखो डीके इस शब्द से तुम लोग परिचित हो। डीके मतलब किसी चीज का क्षय होना, किसी चीज का घट जाना। तो रेडियो एक्टिव डीके अर्थात रेडियो एक्टिविटी के कारण रेडियो एक्टिव तत्वों में क्षय होना। किस चीज का क्षय होगा, वहां पे किस चीज का डीके होगा या कमी होगा, वो जो चीज है वो होगा परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक वेट तथा एटॉमिक नंबर। देखो जब भी रेडियो एक्टिविटी होता है, तुमने इससे पहले क्लास में ही मैंने तुम लोग को बताया था कि जब भी रेडियो एक्टिविटी होता है एक तत्व, मान लो एक्स तत्व है, वो अल्फा या फिर बीटा या फिर गामा या फिर इन सभी किरणों को या कणों को उत्सर्जित करेगी एवं उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो परमाणु है वो बदल जाएगा एक दूसरे परमाणु में, वाई परमाणु में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला है कि रेडियो एक्टिविटी जो घटना है ये केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक प्रतिक्रिया से रेडियो एक्टिव प्रतिक्रिया काफी अलग है। रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलके एक नया कंपाउंड का रचना करते हैं, यौगिक का रचना करते हैं। लेकिन उस यौगिक में भी पहले के जो जिनको हम लोग कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, जिनसे वो बना है, उनके सभी गुण मौजूद रहते हैं, अर्थात परमाणु अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। मान लो सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों सोडियम के परमाणु एवं क्लोरीन के परमाणु से बना है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl में सोडियम एवं क्लोरीन दोनों ही मौजूद है, वो पेरेंट जो परमाणु था वो उसमें मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, रेडियो एक्टिविटी में क्या हो रहा है, अगर एक परमाणु एक्स परमाणु प्रतिक्रिया कर रहा है, कैसा प्रतिक्रिया, रेडियो एक्टिव प्रतिक्रिया या रेडियोधर्मिता के कारण अल्फा बीटा गामा कणों एवं किरणों को छोड़ रहा है, तो वो वाई तत्व में बदल गया। ये वाई तत्व का जो गुण है, प्रकृति है, वो एक्स से एकदम अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक नया तत्व है। तो देखो जब भी एक्स तत्व, मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए एक्स और वाई बोला हूँ, ये कोई वास्तविक चिन्ह नहीं है किसी तत्व का, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। उदाहरण तुम्हें वास्तविक उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्स तत्व जब वाई में बदल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों को बदल दे रहा है। बदल दे रहा है मतलब कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। कहीं कहीं पे तुम लोग देखोगे परमाणु संख्या बढ़ रहा है, लेकिन अंततः वो परमाणु संख्या में परमाणु भार दोनों ही कम हो जाएगा एवं जो नया पदार्थ बनेगा वो उसका एटॉमिक नंबर तथा एटॉमिक संख्या अंततः जो प्रारंभिक रेडियो एक्टिव तत्व था उससे काफी कम होगा। इस कमी के कारण, इस घटनाक्रम जिसमें यहाँ पे ये कमी आ रहा है परमाणु संख्या तथा परमाणु भार में, इसीलिए इसको रेडियो एक्टिव डीके बोला जाता है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण पहले से लिख रखा हूँ, तुम लोग ध्यान से देखो। तुम लोग को पहले भी मैंने बताया था यूरेनियम 238 एटॉमिक भार तथा 92 एटॉमिक क्रमांक वाला एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव तत्व। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पे देखो अल्फा कण को छोड़ा, ये क्या है? अल्फा। तो एक अल्फा कण को जब ये छोड़ रहा है, ये एरो मतलब यहाँ पे छोड़ रहा है, तो अल्फा कण जब यहाँ से निकला, अल्फा कण किसका समरूप होता है? हीलियम तत्व का, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक भार 4। तो देखो यहाँ से दो एटॉमिक संख्या कम हो गया, 92 से 90 हो गया और यहाँ 238 से 234 हो गया। एटॉमिक भार 4 कम हो गया, एटॉमिक संख्या 2 कम हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही कम हो गए। अब देखो ये जो थोरियम है ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव, ये भी रेडियो एक्टिव है थोरियम। फिर थोरियम क्या करेगा, फिर रेडियो, जैसे मैंने पहले कहा था रेडियोधर्मिता एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, तो ये फिर से अल्फा बीटा किरणों को छोड़ता जाएगा एवं जैसे अगर ये बीटा कण को छोड़ रहा है तो देखो बीटा कण क्या होता है, बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पे देखो बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 90 से 91 हो गया। फिर यहाँ पे लेकिन एटॉमिक भार जो है वो सेम ही रहा।
अब यहाँ पे निरंतर अल्फा बीटा एवं गामा किरणें निरंतर निकलती रहेगी। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इस प्रकार से प्रतिक्रिया होता जा रहा है, अल्फा बीटा किरण निकलता जा रहा है, और लास्ट में जो पदार्थ बना देखो पीबी, पीबी क्या है, सीसा अर्थात लेड, लेड का चिन्ह है। तो लेड का एटॉमिक भार देखो 206, एटॉमिक क्रमांक देखो 82। ये जो है ये स्थायी परमाणु है, नॉन रेडियो एक्टिव। ये नॉन रेडियो एक्टिव तत्व। तो इस पूरा चीज का कहने का मेरा सारांश क्या है? सारांश ये है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व निरंतर अल्फा बीटा किरणों को छोड़ता जाएगा एवं उसका परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक जो है वो बदलता जाएगा। बदलते बदलते ये कब तक घटना चलेगा? जब तक एक नॉन रेडियो एक्टिव तत्व तक वो ना पहुंच जाए। मतलब अस्थाई से स्थायी की ओर, यही है मेन घटना। एक रेडियो एक्टिव तत्व, मैंने पहला क्लास में बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से कम और 1.5 से ज्यादा होने पर वो अस्थायी होता है। तो ये अस्थायी से स्थायित्व की ओर जा रहा है, इसीलिए ये रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव क्षति होता है। तो ये पूरा घटना तुम लोग को दर्शाएगा कि रेडियो एक्टिव डीके किसे कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं रेडियोधर्मिता। अब रेडियोधर्मिता तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब पहले ही सुन चुके हो। रेडियोधर्मिता बोलने से ही तुम्हारे दिमाग में जो सबसे पहला चीज आता है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वह एक विनाशकारी उपयोग है उसका, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि उसका क्या सदुपयोग है। तो सदुपयोग में देखो रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग या फिर रेडियोधर्मिता का उपयोग, दोनों में ही एक ही उत्तर तुम लोग लिखोगे। पहला, कैंसर का चिकित्सा में। हम लोग जानते हैं किसी को कैंसर होता है तो या तो उसको कीमो दिया जाता है, कीमो मतलब केमिकल थेरेपी, या फिर रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में उनको क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाले किरणों द्वारा, ऊर्जा वाला किरणों द्वारा कैंसर सेल को मारा जाता है। सेकंड देखो रेडियो कार्बन डेटिंग। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हालांकि तुम लोग किताब में उतना बड़ा तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जान लो। तो इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इतना जान लो कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा पद्धति है जिसके द्वारा जो बहुत प्राचीन या पुरातत्व सामान है, जैसे काफी साल पहले मरा हुआ डायनासोर, अब उसको अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि वो किस वक्त में जिंदा था, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके शरीर में मौजूद जो कार्बन है उसका हाफ लाइफ को पता करने का कोशिश करते हैं कि वो कितने सालों में उसका जो कार्बन 14 है, C14, एक रेडियो एक्टिव एक आइसोटोप है, वो कितना कम हुआ है। इसके द्वारा हम लोग उसके उम्र का एक एप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं। सेकंड है खाद ग्रहण मापने में, कौन सा पौधा कितना खाद को ग्रहण कर रहा है। इसके लिए खाद में कभी कभार क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को मिला दिया जाता है एवं एडवांस उपकरणों द्वारा डिटेक्ट किया जाता है कि कितना उस पौधे ने खाद को ग्रहण किया। ठीक है। एवं एक ट्रेसर के रूप में बहुत सारे चिकित्सा में कैंसर का टिश्यू कहाँ पे मौजूद है, सेल कहाँ पे मौजूद है, ये पता लगाने के लिए भी ट्रेसर के रूप में रेडियो एक्टिव तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 उपयोग है, तुम लोग इसको नोट कर लोगे। अगर रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग पूछा जाए या रेडियो एक्टिविटी का उपयोग पूछा जाए, दोनों ही मामलों में इन उत्तरों को लिखोगे। अब हम लोग चले आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा, या इसको परमाणु ऊर्जा भी बोला जाता है। देखो, इसको समझने के लिए तुम्हें 2 चीजों को समझना होगा। एक है ये मास डिफेक्ट किसे कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान क्षति, तथा दूसरा बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, अर्थात बंधन ऊर्जा का क्षति। ठीक है, सॉरी, बंधन ऊर्जा। इन दोनों चीजों को तुम्हें समझना होगा। तो देखो, किसी भी पदार्थ का जो नाभि होता है, न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का अपना एक द्रव्यमान रहता है, अपना एक मास रहता है। ठीक है। लेकिन देखा गया है कि अब न्यूक्लियस किन चीजों से बना है। हम लोग जानते हैं एक न्यूक्लियस बना होता है, एक नाभि बना होता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से। ये क्या है, नाभिक है, परमाणु नाभिक।
परमाणु नाभिक, ये न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से बना रहता है। ठीक है, अब इस नाभिक का अपना एक द्रव्यमान है, मास है, उसको मैंने कैपिटल M द्वारा दर्शाया, तथा इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मान लो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। ठीक है, तो और इस पदार्थ का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। तो एक न्यूट्रॉन का अगर मास मान लो mn है, उल्टा हो गया, 2 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, तो अगर एक प्रोटॉन का मास mp है तो यहाँ पे कुल कितने प्रोटॉन है 2, तो 2 mp। और अगर एक न्यूट्रॉन का मास मैं मान लेता हूं mn है तो यहाँ कितना न्यूट्रॉन है, यहाँ 4 न्यूट्रॉन है, तो 4 mn हो गया। तो 4 mn प्लस 2 mn हो गया इस परमाणु नाभिक का मास, जो कि मैं मान लेता हूं स्मॉल m। ठीक है, लेकिन परमाणु नाभिक का मैंने कहा एक और मास होता है वास्तविक, रियल मास ये होता है m। तो देखो ये प्रयोग द्वारा देखा गया है कि ये जो मास है m, ये मास और यहाँ पे जो 4mn प्लस 2mp किया हूं, यह दोनों इक्वल नहीं होता, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होता है। जो परमाणु का रियल मास है, रियल मास m, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कंबाइंड मास है वो कभी भी बराबर नहीं होता है। ये जो इन दोनों का अंतर है, ये जो इन दोनों का अंतर है, यही अंतर कहलाता है डेल्टा m। और डेल्टा m क्या है, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, देखा गया है कि एक परमाणु का जो वास्तविक मास है, वास्तविक द्रव्यमान है, कैपिटल M अगर है, वो कभी भी कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर एटॉमिक नंबर Z है तो कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ZMP, तथा कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एटॉमिक मास माइनस Z, तो हमें न्यूट्रॉन का संख्या मिल जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू MnP, ये जो होता है इन दोनों का योगफल माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये कभी भी बराबर नहीं होता, एक वैल्यू हमको जरूर मिलता है और वो वैल्यू ही कहलाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, अब ये जो मास डिफेक्ट है, यह नाभिक के रचना तथा विखंडन के समय यह मात्रा जो है यह लुप्त हो जाता है। तो अगर एक नाभिक का रचना होता है, नाभिक का रचना किससे हो रहा है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को मिलके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मिलने पर अगर उसका रचना हो रहा है, या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम लोग तोड़ दे रहे हैं तो उसका जो उसको जो विखंडन हो रहा है, उस वक्त ये जो डेल्टा m है, ये जो कुल नाभिक का मात्रा माइनस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, कुल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मात्रा का जो अंतर है, ये लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। अब लुप्त किस रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में। यही ऊर्जा कहलाता है नाभिकीय ऊर्जा। इसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा। और इसको सर्वप्रथम आइंस्टाइन ने इसको इक्वेशन द्वारा समझाया कि E इक्वल्स टू, अगर मैं E कहूं न्यूक्लियर एनर्जी, E न्यूक्लियर, या इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कौन सा, बंद ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। ये जो E न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, ये डेल्टा M मास डिफेक्ट, अर्थात क्या, फिर से बोल रहा हूं, वास्तविक मास नाभिक का माइनस कुल प्रोटॉन का मास प्लस कुल न्यूट्रॉन का मास इनटू c स्क्वायर, जहां पे c है प्रकाश का ऊर्जा। और प्रकाश का ऊर्जा हम लोग जानते हैं कितना होता है, सॉरी प्रकाश का ऊर्जा नहीं, प्रकाश का गति वेग, और हम लोग जानते हैं प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना, तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस डेल्टा m से, और जितने भी न्यूक्लियस है एक तत्व में, एक अगर मैं एक पदार्थ ले लूं, एक टुकड़ा ले लूं छोटा सा यूरेनियम का, उसमें कितना न्यूक्लियस, कितना नाभिक परमाणु से बना हुआ है, लाखों करोड़ों अरबों परमाणु से बना है। तो उन प्रत्येक परमाणु का जो मास डिफेक्ट है इनटू कर दो c स्क्वायर से, तो ये जो ऊर्जा बनेगा ये बहुत बड़ा एक ऊर्जा होगा।
अत्यंत ज्यादा मैसिव एनर्जी, मैं इसको बोलूंगा मैसिव एनर्जी, और इस मैसिव एनर्जी का ही इस्तेमाल करके बनाया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर ऊर्जा, बॉम्ब तो बाद में आता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है यह दो प्रकार का है, एक है फिशन एनर्जी और एक है फ्यूशन एनर्जी। तो ये दो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार इस मास डिफेक्ट का इस्तेमाल करके ये जो डेल्टा एम है एवं जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको हमेशा याद रखोगे। आइंस्टाइन द्वारा दिया गया कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू प्रकाश का वेग, जो कि एक मैसिव एनर्जी, एक बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियर फिशन एवं फ्यूशन को देखेंगे, यही इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। तो तुम लोग, उम्मीद करता हूँ ये आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये हर चीज़ अच्छे से समझ में आया। मेरे इस वीडियो को बार बार सुनना, फिर तुमको क्लियर हो जाएगा। और इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्लास के नोट कॉपी में एज ए क्लास वर्क नोट करो। ठीक है, तुम लोग सुरक्षित रहना और स्वस्थ रहना।